नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। खबरों के टॉप एंगल की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जारी है और इस अभियान के तहत सभी राज्यों में जाएंगी प्रियंका। हर राज्य में महिला सम्मेलन करेंगी और कांग्रेस महिला सम्मेलन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस की 23 दिसंबर की बैठक में यह फैसला किया गया। तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। इस अभियान के तहत सभी राज्यों में प्रियंका गांधी खुद जाएंगी, महिला सम्मेलन करेंगी। और अब आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल, जहां सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि खबर के उस आयाम के बारे में हम आपको बताएंगे जो ना तो आपको किसी और चैनल ने दिखाया होगा और ना ही खबर के उस एंगल को आपको समझाया होगा। खबरों के टॉप एंगल में आज बात बिहार में शुरू हो रही एक नई तरह की जातीय राजनीति की, जहां नए साल के पहले सप्ताह से जातीय जनगणना शुरू होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है, जिसे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में देश भर में भुनाएंगे। तो वहीं खबरों के टॉप एंगल में आज की दूसरी खबर नेपाल की रहेगी, जहां माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पीएम पद की शपथ ली और पीएम की कुर्सी संभाल ली है। नेपाल में हुए इस बदलाव का भारत पर और बिहार यूपी के सीमाई इलाकों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताएंगे। तीसरी खबर तुनिशा के मौत मामले से जुड़ी हुई, इसमें आए नए टॉप एंगल के बारे में आपको बताएंगे। तुनिशा के सुसाइड मिस्ट्री में अब लव जिहाद के एंगल की एंट्री हो गई है। और आज की चौथी खबर रहेगी पाकिस्तान की, जहां आतंकी अलर्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक क्यों सतर्क हो गए हैं, बताएंगे आपको खबरों के टॉप एंगल में। लेकिन पहले बात नीतीश कुमार की कर लेते हैं। तो बिहार में 7 जनवरी से जातीय जनगणना होने जा रही है। इसके सियासी मायने और मतलब अब निकाले जाने लगे हैं। कोई इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक मान रहा है, तो कोई इसे विकास के लिए जरूरी बता रहा है, जबकि बीजेपी नीतीश की इस पहल को संविधान विरोधी बता रही है। लेकिन इस खबर का टॉप एंगल क्या है, आज आपको यह समझाएंगे। नीतीश का नया खेल, सत्ता समीकरण बिगड़ा तो जाति जनगणना का सहारा। नए साल में बिहार में वो होने जा रहा है जो 140 सालों के इतिहास में नहीं हुआ। नए साल में आपको अपनी जाति नीतीश सरकार को बतानी पड़ेगी, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ लोगों की आर्थिक हैसियत का भी अंदाजा सरकार लगा लेगी। बिहार में 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरू होगी। ये 2 चरणों में होगा। पहले चरण में प्रदेश के सभी घरों की गिनती की जाएगी, जबकि अप्रैल में शुरू होने वाले दूसरे चरण में सभी जातियों, उपजातियों और धर्मों के लोगों से संबंधित डेटा एकत्र किया जाएगा। जनगणना का पहला चरण 21 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जबकि दूसरा चरण 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक होगा, जबकि जनगणना की पूरी प्रक्रिया 31 मई 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। पहले चरण में मकानों की नंबरिंग होगी, दूसरे चरण में जाति और आर्थिक आंकड़े जुटाए जाएंगे। लेकिन बीजेपी नीतीश सरकार के इस फैसले पर अब सवाल उठा रही है। भारत के संविधान ने अभी तक जातीय जनगणना नहीं कराया है, और जो राज्य जातीय जनगणना कराने की बात करता है उसको केंद्र सरकार रोक भी नहीं रही। केंद्र सरकार रोक नहीं रही, लेकिन भारत के संविधान में जो
शुरू से प्रारंभ से ही जो व्यवस्था की है उसके आधार पर जातीय जनगणना उस संविधान के रूल्स के मुताबिक अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना का फैसला 1 जून 2022 को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में लिया गया था, जिसके मुताबिक बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गणना की जाएगी। तब नीतीश ने कहा था कि जातीय आधारित गणना कराने का मकसद लोगों को आगे बढ़ाना है ताकि राज्य में किसी की उपेक्षा ना हो। तब जानते हैं कि कास्ट सेंसस के लिए, जाति जनगणना के लिए तो हम लोगों ने पूर्व से ही कहा है और आप सबको मालूम है कि बिहार विधानसभा ने 2 बार इसको पारित किया है और इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और तब इसका निर्णय लेकर के कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा। यही उसका तरीका है, तो उसी के लिए ये बात हो रही है। बता दें कि इससे पहले जातीय जनगणना 1881 में हुई थी। अनुसूचित जाति जनजाति की गणना 1931 से हो रही है और इसी हिसाब से इनके लिए आरक्षण तय होता रहा है। लेकिन पिछड़ी जातियों का आरक्षण 1931 पर ही आधारित है। ऐसे में जातीय जनगणना पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए नया आयाम हो सकती है। अब देखना होगा कि जातीय जनगणना से लोगों की तकदीर बदलती है या फिर कागजों में सिमट कर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझते हैं। दरअसल नीतीश राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ गए हैं। नीतीश को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है और बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश का वोट बैंक बंट जाएगा। संभव है कि अगड़ी जाति बीजेपी के साथ चली जाए और 2024 में अलग चुनाव लड़ने पर पिछड़ी जाति आरजेडी के साथ चली जाए। तो दूसरी तरफ नीतीश पर आरजेडी की तरफ से पार्टी विलय का भी दबाव है। ऐसे में नीतीश जाति जनगणना कर सीएम रहते कुछ ऐसे फैसले लेना चाहते हैं जिससे उनके कोर वोटर नहीं छिटके और फायदा लेने वाले वोटर्स साथ आ जाएं, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग लड़ने पर जेडीयू को फायदा हो। बहरहाल जातीय जनगणना के आधार पर इलाकों में बुनियादी सरकारी सुविधाओं में शामिल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, पेयजल, सड़क और गली नाली आदि की विस्तृत जानकारी भी जुटाई जाएगी और इसी आधार पर भविष्य में आबादी के अनुसार सरकारी सुविधाओं का प्लान बनाया जाएगा। जातीय जनगणना के तहत हर घर का एक नंबर होगा। यही नंबर भविष्य में घरों के स्थायी पते का हिस्सा होगा। किसी प्रकार के पत्राचार में इसी का उपयोग होगा और इसी के आधार पर भविष्य में गांव, मोहल्ला डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए जाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड की बात करते हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज प्रचंड ने पीएम पद की शपथ ली और कार्यभार संभाल लिया है। लेकिन प्रचंड के पीएम बनने के साथ ही हम भारतीयों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या भारत नेपाल संबंधों में पहले की तरह वो गर्माहट रहेगी? क्या नई गर्माहट आएगी? क्या भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद, जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली के शासन में ज्यादा विवादों में था, उस विवाद को प्रचंड और मोदी मिलकर सुलझा पाएंगे? ये सवाल लगातार बने हुए हैं और इस रिपोर्ट के जरिए इसी सवाल पर थोड़ी और रोशनी डालते हैं और इसे जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। पड़ोस में प्रचंड सरकार भारत के हित में कितना तैयार? भारत से बेटी रोटी का संबंध रखने वाले पड़ोसी देश नेपाल में सोमवार को सियासत की नई तस्वीर बनी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नेता पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने पीएम पद की शपथ ली है। कानून को पालना
सम्बन्धित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। कुनै किसिमबाट प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। इसके साथ ही लाखों वैसे भारतीय जो नेपाल की सीमा पर रहते हैं, जिनका सीमा पार से पारिवारिक संबंध है, व्यापारिक लेना देना है और रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा आधार है, उनके मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि क्या भारत और नेपाल के बीच के वो रिश्ते जो ओली सरकार में शिथिल पड़ गए थे और देउबा सरकार में जस के तस रहे, क्या उन रिश्तों में गर्माहट आएगी? क्या उनके हित सधेंगे? प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने से भारत के दृष्टिकोण से अच्छा है या बुरा, आज खबरों के टॉप एंगल में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा दोनों देशों की सीमाओं की भौगोलिक स्थिति समझ लीजिए। भारत और नेपाल के बीच करीब 1800 किलोमीटर लंबी सीमा है। बिहार की लगभग 601 किलोमीटर की सीमा नेपाल से सटी है, तो उत्तर प्रदेश की करीब 651 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल की सीमाएं भारत के उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से भी लगती हैं। नेपाल और भारत के बहुत ही करीबी संबंध हैं। दोनों के बीच संबंध आम लोगों के स्तर पर है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच की वो अनूठी व्यवस्था मशहूर है जो अपने नागरिकों को बिना वीजा के दूसरे देश की यात्रा करने की अनुमति देती है। जहां करीब 80 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं, वहीं करीब 6 लाख भारतीय नेपाल में रहते हैं, जबकि लाखों लाख भारतीयों का संबंध नेपाल में बेटी रोटी का है। दरअसल नेपाल में इस वक्त जो सरकार बनी है, उनमें छोटे बड़े करीब 7 दल समेत कई स्वतंत्र सांसदों का भी समर्थन है। इनमें वो मधेशी दल भी हैं जिनकी सियासत का केंद्र सीमाई जिले हैं, वो भी प्रचंड सरकार में शामिल हुए हैं। मसलन उपेंद्र यादव की जनता समाजवादी पार्टी भी सरकार के गठबंधन में है। ऐसे में दोनों देशों के बीच पुराने रिश्तों की तपिश एक बार फिर 1800 किलोमीटर लंबी सीमा के आसपास रह रहे लोग महसूस करना चाहते हैं। बता दें कि भारत और नेपाल के दोस्ताना रिश्तों में साल 2020 में तब खटास आ गई थी जब नेपाल ने एक नए राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें उसने काला पानी, लिम्पुयाधुरा और लिपुलेख के उन इलाकों को अपने क्षेत्र में दिखाया जो भारत के उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। इसके बाद 8 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड के धारचूला से चीन सीमा पर लिपुलेख तक एक सड़क संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया। नेपाल ने इसका विरोध करते हुए लिपुलेख पर अपना दावा दोहराया था। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक खींचतान की वजह बना ये मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद से जुड़े मसलों से निपटने के लिए साल 2014 में एक बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, लेकिन सीमा विवाद अभी भी अनसुलझे ही हैं। लिहाजा भारत की उम्मीदों के अंबार पर क्या करेगी प्रचंड सरकार, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको देखनी बहुत जरूरी है, जिसमें प्रचंड के दाहिनी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और बाईं तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठे हैं। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। दरअसल प्रचंड चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं। हालांकि पीएम मोदी से प्रचंड के रिश्ते भी अच्छे हैं, लेकिन कम्युनिस्ट होने की वजह से जिनपिंग के सिद्धांत प्रचंड को ज्यादा पसंद आएंगे। ऐसे में अगर चीन ने प्रचंड को अपना मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ साजिश की, तो वो भारतीय हित के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि नेपाल में चीन का प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अटका हुआ है। अब माना यह जा रहा है कि इस पर अब तेजी से काम होगा। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो सड़क और रेल के रास्ते चीन से नेपाल आना जाना काफी आसान हो जाएगा, और इस प्रोजेक्ट की मंजूरी भी प्रचंड ने ही दी थी।
इस सरकार में ओली भी शामिल हैं, जो 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसा कि ओली और प्रचंड में समझौता हुआ है, और ये बात भी किसी से छुपी नहीं हुई कि ओली के पीएम रहते ही नेपाल ने विवादित मानचित्र जारी किया था। ऐसे में सीमा विवाद का भी हल हो जाएगा, इसकी भी संभावना कम नजर आती है। अभी दैनिक उपभोग और घरेलू भारतीय सामानों के नेपाल प्रवेश पर नेपाल सरकार ने सख्ती की है, लिहाजा सीमा पर रहने वाले व्यापारियों की परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसे में अगर इस सख्ती पर प्रचंड सरकार ने थोड़ी बहुत भी ढील दी तो व्यापारियों के लिए यह हितकारी होगा। हालांकि इसकी उम्मीद भी कम ही नजर आती है। हाँ, सीमा पर आपराधिक क्रियाकलापों में कमी आने की संभावना जरूर है, क्योंकि प्रचंड की पार्टी खुद कभी भी हथियारधारी हुआ करती थी, और लिहाजा अगर शस्त्रधारी सत्ता में होंगे तो सीमा पर क्राइम कंट्रोल करने में सरकार को फायदा होगा। प्रचंड ने कभी भी भारत से सीधे संबंध खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार विदेशी दल भी सत्ता में है। अब लिहाजा ऐसी भारतीय महिला जिनकी शादी नेपाल में हुई है, उनके नेपाली नागरिकता का मसला हल होने की संभावना इस सरकार में है, जिसकी पहल कभी खुद प्रचंड ने बिल पास कराकर की थी।